Good evening. Today we have invited two great critics and writers, Dr. Vinod Asudani and Rajesh Asudani Rakhi, to discuss on Manu Bhandari's story, Yahi Hai Sach. थैंक यू वेरी मच आरती जी। नमस्कार। नमस्कार राजेश जी। तो इस हम एक नया अंक थ्रू द लिटरेरी विंडो का आपके समक्ष ले आए हैं और आज हम मनु भंडारी जी की कहानी यही सच है पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा प्रारंभ हो इससे पहले मैं राजेश जी से निवेदन करूंगा कि इस कहानी का जो विषय वस्तु है बहुत संक्षेप में समझाएं। हो सकता है हमारे कुछ इंटरेस्टिंग कहानी चुनी है विनोद भाई आपने इस बार मनु भंडारी की यही सच है, जिस पर एक फिल्म भी बनी है रजनीगंधा, आप में से कई लोगों ने देखी होगी। और नहीं तो वैसे कहानी बस यूँ है कि दीपा एक लड़की अकेली रहती है, रिसर्च करती है और उसके पास्ट में उसका एक बॉयफ्रेंड होता है निशीत, जो कलकत्ते में होता है। इस समय वो कानपुर में रह रही है और उससे वो किसी बात पर रूठ के झगड़ा करके दोनों में ब्रेकअप हो जाता है। और फिर जब कानपुर आती है, आगे बढ़ती है अर्ली 20s में, ये बात है जब 17-18 साल की थी, पहले वाली बात, निशीत वाली बात। और जब कानपुर में है तो उसकी ज़िंदगी में संजय आता है, दोनों में अच्छी दोस्ती होती है, प्रेमी प्रेमिका बन जाते हैं। और किसी इंटरव्यू देने फिर वो वापस कलकत्ता जाती है जब अपनी नौकरी के लिए, तो वहाँ फिर से उसको निशीत से उसका साक्षात्कार होता है और फिर से कहीं सोया हुआ प्यार उसके मन में जाग उठता है निशीत के लिए। और उसके मन में अंतर्द्वंद्व आरंभ हो जाता है कि मेरी ज़िंदगी में दोनों हैं, संजय भी और निशीत भी। वो तहे दिल से चाहती है कि निशीत पुनः प्रेम प्रदर्शन करे ताकि उसको वो फिर से करे, जो ब्रेकअप है उसको फिर से वो फिलअप करे। लेकिन निशीत इस तरह की कोई पहल करता नहीं है, ये चाहती ही रह जाती है और इंटरव्यू दे के वापस कानपुर आती है। तो संजय कहीं बाहर गया होता है कुछ दिनों के लिए, तो ये निशीत को पत्र लिखती है और उसकी प्रतीक्षा करती है कि कहीं पत्र में ही वो कुछ कह दे, कोई हिंट दे दे तो बात बन जाए, बिगड़ी हुई बात। लेकिन तब तक संजय वापस आ जाते हैं और जैसे ही संजय वापस आता है ये बिल्कुल इम्पेशेंटली उसकी बाहों में समा जाती है और कहती है कि चाहे जो भी हो मेरा सच यही है, अब यही वर्तमान है और मेरा यही सच है। बिल्कुल राजेश जी, आपने जो विषय वस्तु कही है उसमें सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि उनका जब ब्रेकअप होता है तो इसमें निश्चित का योगदान है। निश्चित बिना कुछ कहे, बिना कोई ठोस कारण के वो दीपा से अपने संबंध विच्छेद कर लेता है। अब कहानी जो है वो एक स्त्री के मन के अंदर जो द्वंद्व चलता है, निशीत या संजय, संजय या निशीत, इस पर केंद्रित है। और जहाँ तक मैं इस कहानी को समझता हूँ, मनु भंडारी एक सुलझी हुई लेखिका हैं और वे स्त्री मन को बहुत ठीक से समझती हैं, ऐसा मेरा मानना है। अब यहाँ जो कहानी की नायिका है वो संजय के साथ 2-2.5 साल तक उसका प्रेम प्रकरण चलता है और कलकत्ता जब वो साक्षात्कार के लिए जाती है तो निशीत अचानक आता है, मदद करता है और एम्प्लॉयर्स के साथ उसका अप्रोच भी अच्छा है और शायद उसी के वजह से दीपा को वो नौकरी भी मिल जाती है। और निश्चित का करीब आना और दीपा के भीतर उसके प्रति जो स्नेह है वो पुनः जागृत हो जाना, मुझे यहाँ पर ये लगता है कि दीपा सफ़र्स फ्रॉम फर्स्ट लव कॉम्प्लेक्स। कहीं ना कहीं हम समाज में, साहित्य में और सोकाल संस्कारों में हम ये कहा जाता है कि व्यक्ति पहले प्रेम को नहीं भूल पाता। तो शायद इसी कॉम्प्लेक्स का दीपा कहीं ना कहीं अवचेतन में शिकार हो रही है, जबकि उसको संजय एक सुलझा हुआ व्यक्ति है। अब लगभग दीपा और संजय शादी के भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो अचानक वो निशीत के प्रति इतनी आसक्त हो जाए और इतना उसके मन में एक तूफान सा आ जाए, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो फर्स्ट लव कॉम्प्लेक्स का शिकार है। वो उसको भूल नहीं पाती, चाहे निशीत ने उसको धोखा दे भी दिया है। तो ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति है। हालांकि ये साइकोलॉजिकल स्थिति हो सकती है किसी की, लेकिन बड़ी अजीब सी मुझे लगती है। तो राजेश जी, आपका इस पर क्या ख्याल है? जी, मैं इस कहानी को इस तरह से देखता हूँ। पहली बात तो इसका जो शीर्षक है यही सच है, पहले तो हमें समझना है कि यही सच है, तो ये सच क्या है? दीपा का सच क्या संजय है, निशीत है या पुनः संजय है?
ये जो मानवीय मनोवृत्ति जो है, हम जब जहाँ होते हैं हमको वही सच लगता है। ये जो डॉगमेटिक स्टैंड फॉर ट्रूथ है, ये अब यही सच है। तो ये कहीं ना कहीं आयरनिकली सामने आता है कि यही सच तो हो ही नहीं सकता, सच ये भी है, सच वो भी है, लेकिन शीर्षक फिर भी है कि यही सच है, जो कि मानवीय मन की ये स्वाभाविक दशा है। तो यहाँ जो विनोद भाई आपने बात कही कि ये प्रथम प्रेम में जो फिक्सेशन होता है इंसान का, कहीं ये बात ठीक है भी पार्शली, पर मुझे ये लगता है कि जब निशीत उसको दुत्कार देता है किसी छोटी सी बात पे, तो वो रुकती नहीं है, वो सीधे सीधे निशीत को अपने जीवन से बाहर कर देती है और कानपुर में आकर रहती है, अकेली रहती है। संजय से जब उसका प्रेम चलता है तो कहीं उसको निशीत की याद कचोटती तो नहीं है, कॉन्शियसली तो कम से कम नहीं कचोटती, लेकिन फिर वापस जब कलकत्ते जाना होता है और निशीत मिलता है, तब उसकी वो सुप्त प्रेम भावना फिर से जागृत हो उठती है। तो मैं इस कहानी को ऐसे देखता हूँ कि ये कहानी एक इवोल्यूशन है फ्रॉम दी जिसको कहते हैं ना कि मिस्टिको मोनिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ लव टू फिजिको पोलिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ लव। राजेश जी, इसको थोड़ा आप हमारे सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए स्पष्ट करें जी कि आपका तात्पर्य क्या है इन शब्दों से। जी, मैं बिल्कुल करूँगा। और ये है कि पहली बात तो मुझे खुशी इस बात की है कि ये कहानी एक लेखिका ने लिखी है। अगर यही कोई लेखक लिखता तो हम उसको ऑथेंटिक शायद कम मानते, कि स्त्री मन की जो बात मन्नू भंडारी समझती हैं वो कोई पुरुष लेखक शायद उतनी अच्छाई से नहीं समझ सकता। और इस कहानी ने लोगों को विचलित इसलिए भी किया था शुरू में कि एक लड़की अगर एक से अधिक पुरुषों को अपनी ज़िंदगी में सोचती है या रखती है तो कहीं ना कहीं लोगों की सेंसिबिलिटीज़ उससे अफेक्ट हो गई। ये अर्ली 70s की कहानी है, लेकिन आज भी इस बात से लोगों की सेंसिटिविटी अफेक्ट होती है। एक लड़का जब ऐसा करता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाती, ये तो होता है, लेकिन एक जब लड़की भी ऐसा करती है तब लोगों को लगता है कि अरे ये क्या हो गया। उस समय की चर्चाओं में, पत्रिकाओं में जो चर्चा हुई थी कमलेश्वर की, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी जी की, तो उन्होंने एक स्तंभ चलाया था। उस स्तंभ का एक स्तंभ में किसी ने कमेंट की थी कि भाई एक प्रेमिका भी चाहिए पत्नी के अलावा। तो मन्नू भंडारी का उस पर कमेंट था, तो मैं तो ये भी कहूँगी ना कि एक प्रेमी भी चाहिए पति के अलावा। तो ये सुन के सब खिलखिला पड़े। तो ये हमारी मनोवृत्ति ऐसी, इस तरह की बायस्ड मनोवृत्ति है लड़कियों के प्रति। अब मैं आऊँ अपने टर्म पर कि ये जो कहानी है ये उत्पत्ति की कहानी, इवोल्यूशन की कहानी है फ्रॉम द मिस्टिको मोनिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ लव। हम प्यार को मिस्टिकल और मोनिस्टिक टर्म्स में देखते हैं। मिस्टिकल टर्म्स ये कि प्यार कोई रहस्य है, प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज़ नहीं। गुलजार ने कहा है ना कि हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, मतलब प्यार पूरी तरह अशारीरिक चीज़ है, हम ऐसा समझते हैं। और प्यार मोनिस्टिक है, प्यार एकवादी है, प्यार कभी भी एक से ही होता है और उसी से होता है। जो विनोद भाई ने बताया भी कि कहीं ना कहीं दीपा उस कॉम्प्लेक्स से पूरी तरह अभी नहीं निकल पाई है। ये उसकी निकलने की कोशिश की कहानी है कि शायद वो आखिरी में जब कहती है कि कोई पत्र का उत्तर भी आएगा निशीत द्वारा और संजय की बाहों में चली आती है, तो कहीं ना कहीं वो दोनों को अपने जीवन में रखना चाहती है। तो ये ये मोनिस्टिक कॉन्सेप्शन से पोलिस्टिक या कम से कम डुअलिस्टिक कॉन्सेप्शन की तरफ की प्रगति की कहानी ये है। आपने बहुत ही एक अच्छा संदर्भ उठाया है। जैसे अद्वैत की जो कॉन्सेप्ट है, हालांकि वो आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट है, अद्वैत यानी एक से अधिक किंतु दो से कम। शायद दीपा का जो प्यार है वो अद्वैत की तरफ है, दो तो नहीं लेकिन एक भी नहीं, एक से अधिक और दो से कम। खैर, इस और अद्वैत ये को जो है ना मिस्टिक से ज़्यादा फिजिको पोलिस्टिक जो है, मैं इसलिए कह रहा हूँ फिजिको, इसको मतलब अन्यथा न लिया जाए। देखिए कई बार दीपा कहती है ये जो सब कुछ है भौतिक जो सुख सुविधा है वो दीपा की, मतलब वो संजय ने दिए हुए हैं, कई बार कहती है। रजनीगंधा के फूल तो देता है सिंबॉलिकली, लेकिन वो ये भी कहती है कि सारी चीज़ें जो इस घर में हैं कानपुर वाले, ये सब संजय की दी हुई। और जब वापस वहाँ कलकत्ते जाती है तो निशीत उसकी सहायता करता है, उसको नौकरी दिला देता है। अब नौकरी से बड़ी चीज़ क्या हो सकती है साहब। तो वो कहीं ना कहीं जो प्रॉक्सिमिटी है, जो नियरनेस है निशीत का, और इधर संजय का नियरनेस है, वापस आ जाती है। तो ये कहीं ना कहीं एक फिजिकल डायमेंशन, फिजिकल से मेरा मतलब है भौतिकवादी, सिर्फ शरीर से नहीं मेरा तात्पर्य है। तो ये मिस्टिको मोनिस्टिक से फिजिको पोलिस्टिक की तरफ का जो सफ़र है प्रेम का,
वो कई लोगों के लिए वो अच्छी बात हो सकती है, कई लोग इसको हेय दृष्टि से देख सकते हैं, लेकिन मन्नू भंडारी कहती हैं कि सच तो यही है, प्यार मिस्टिको मोनिस्टिक नहीं है, वो फिजिको पोलिस्टिक है। बिल्कुल, ये एक एंगल हो सकता है देखने का। एक और बात पर भी हम सोचने की कोशिश करें, जब वो कलकत्ता में निशित के पास रहती है और उसको वो ऐसा महसूस करती है कि वो आत्मीय क्षणों का अनुभव कर रही है निशित की कंपनी में, जब वो लेक के किनारे बैठे रहते हैं, जब वो उसके साथ जाती है और कई बार वो मन ही मन में चीखती है कि निशित तुम बोलो, मैं बुरा नहीं मानूंगी, तुम बोलो। और जब उसको सी ऑफ करने के लिए आता है और उसके हाथ की छुअन वो महसूस करती है, वह भी उसके जीवन के अंतर्गत एक आत्मीय क्षण है। किंतु मैं ये आपकी बात मानता अगर ये कहती कि संजय के सहवास में भी उसने इन्हीं प्रकार के कुछ आत्मीय क्षणों को अनुभव किया है, किंतु वो बड़े क्लियरली कह देती है कि संजय के साथ जो उसने समय बिताया है उसमें उसने आत्मीय क्षण महसूस नहीं किए। ये एक ऐसी बात है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है, कहीं तो भी जज्बात के धरातल पर आज भी दीपा निशित के साथ ही बंधी हुई है। संजय को शायद वो यथार्थ के धरातल पर तो स्वीकार करती है, किंतु जज्बात के धरातल पर अब भी वो उसको स्वीकार करने के लिए कहीं न कहीं अवचेतन के आधार पर तैयार नहीं है। और एक बात जब कहती है कि तुम तो, संजय को कहती है कि तुम तो पूरक थे, तुम्हें मैं अपना प्रेमी समझ बैठी। ये एक ऐसी बात है विच डिस्काउंट्स द इंटायर कमिटमेंट एंड अफेक्शन ऑफ संजय विथ अ सिंगल स्ट्रोक। ये आपकी जो दोनों बातें हैं विनोद भाई, बिल्कुल ये दोनों चीज़ें कहानी पढ़ते हुए मेरे लिए भी शॉकर थी। एक तो भाई तुम तो पूरक थे, मैं प्रेमी समझ बैठी, और आत्मीय क्षण कभी, जबकि कहानी पढ़ते हुए हमें ये लगता है कि संजय के साथ भी वो आत्मीय क्षणों का अनुभव कर रही है, बिल्कुल पूरी तरह खुश है, लेकिन अचानक वो बोल पड़ती है कि मैंने तो इस तरह के आत्मीय क्षण कभी संजय के साथ अनुभव ही नहीं किए। और फिर वापसी में जब रेलगाड़ी में आती है तो वो सारी रात यही सोचती है संजय कि तुम पूरक थे, मैं तुम्हें प्रेमी समझ बैठी, और फाइनली जब संजय आता है तो उसकी बाहों में, वो दौड़ के उसकी बाहों में समा जाती है। तो लगने ये लगता है कि मन्नू भंडारी कहीं इस तरह इंगित कर रही हैं कि है तो जज्बाती तौर पर निशित आज भी मेरे लिए सब कुछ, लेकिन चूंकि संजय एक हकीकत है तो मुझे हकीकत से समझौता करना है, और इस तरह से वो खुश भी रहती है। लेकिन ये कहानी बहुत बुलंद हो जाती अगर ये दोनों चीज़ें इसमें से मतलब मन्नू भंडारी ने न लिखी होती तो बहुत बहुत ही एक बुलंद दर्जा ये कहानी हासिल कर लेती। या कहीं मन्नू भंडारी जी ये अंकित कर लेती कि संजय के साथ वो उसने आत्मीय क्षण महसूस किए थे और वो संघर्ष दिखाती कि दोनों के साथ वो आत्मीय क्षण महसूस कर रही है, किंतु यथार्थ के धरातल पर उसे कोई ना कोई निर्णय लेना है जो कि वो संजय के पक्ष में लेती भी है। किंतु यदि वो संघर्ष के बाद ये निर्णय लेती, मानसिक संघर्ष के बाद ये निर्णय लेती, तो शायद कहानी का मयार, कहानी की जो लेवल है, स्तर है, वो काफ़ी ऊंचा पहुंच जाता। और ये भी एक बात क्लियर हो जाती कि जब आप कहते हैं कि प्लूरलिज्म की तरफ कहानी बढ़ रही है, कि प्लूरलिज्म इन लॉ की तरफ बढ़ रही है, तो ये बात भी आपकी ज़्यादा ऑथेंटिक होती। किंतु अब ऐसा लगता है कि नहीं है। अच्छा, हम इसको एक और तरीके से भी देख सकते हैं। मान लीजिए कि निशित रिस्पॉन्ड कर लेता या निशित का पत्र आ जाता, तो क्या वो संजय के साथ जाती? ये भी एक प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं पढ़ने वालों के मन में अनउतरित रह जाता है। मुझे तो अब भी लगता है कि जब संजय की बाहों में भर चुकी है, अब भी तो पत्र का उत्तर तो आएगा, निशीत के पत्र का कुछ तो उत्तर निशीत देगा, अगर वो पॉजिटिव नहीं, बहुत ही छोटा सा उत्तर आता है जो कि एक फॉर्मल उत्तर होता है, जिसमें वो कोई भी स्नेह की बात नहीं करता, सिर्फ ये कहता कि आपकी नियुक्ति हो गई है। तो कहीं उसका अपेक्षा भंग हो जाता है दीपा का, और उसके बाद उसको यथार्थ में संजय ही मिलता है, जबकि कभी उसने आत्मीय क्षण अनुभव नहीं किए, कभी उसको मतलब पूरक था और प्रेमी समझा, तब भी चूंकि वो अपेक्षा भंग हो जाता है, इसलिए कंपल्सरीली अब आपको संजय के साथ रहना है। तो इस तरह ये कहानी कहीं ना कहीं ठीक है, यथार्थ में उतर आती है, लेकिन वो कहानी की बुलंदी, और न सिर्फ कहानी की बुलंदी, जबकि जीवन की भी यही बुलंदी है कि लव इज़ फिजिको पोलिस्टिक, और हम कहीं ना कहीं उसको कंप्रोमाइज़ करते हुए और प्रैक्टिकलाइज करते हुए जीते हैं। जबकि कहानी से ये आभास होता है कि ये तो अब चाहे वो 2.5 साल उसने प्रेमी समझा पर है पूरक, कभी आत्मीय क्षण दे नहीं पाया, लेकिन अब चूंकि अब कोई उपाय नहीं रहा, तो चलिए भाई, अब
निभाना है और खुशी खुशी एक निभाना है। हमारे मित्र ने यह भी कहा था कि शायद मनु भंडारी कह नहीं पाई, जी। किंतु जब वो निशित के साथ होती है तब भी उसे संजय की याद आती है कि संजय होता तो ऐसा करता, संजय होता तो बाहों में भर लेता, संजय के दिए हुए उसको रजनीगंधा के फूल भी याद आते हैं। कहीं ना कहीं वो संपूर्ण रूप से संजय को अपने हृदय से बेदखल कर नहीं पाती, किंतु फिर भी वो कभी ये इसकी स्वीकृति नहीं देती, इसको कन्फेस नहीं करती कि उसके साथ भी उसने आत्मीय क्षण महसूस की है। हाँ। तो बस यही एक कमी इस कहीं ना कहीं कहानी में कहीं- आर्टिस्टिक कमी और साइकोलॉजिकल कमी, दोनों स्तरों पर ये मुझे कमी महसूस होती है, क्योंकि क्योंकि मे बी द ऑथर हरसेल्फ इज एम्बिवलेंट। वो जो मैंने कॉन्सेप्शन कही कहानी की उस तरह लिखना चाहते चाहते कहीं वो प्रथम प्रणय के कॉम्प्लेक्स में फिर से अटक गई। तो कहीं ना कहीं उस संस्कार से, जो प्रथम प्रणय का जो फर्स्ट लॉ फिक्सेशन की मैं बात करता हूँ, उससे शायद इवन द स्टोरी राइटर इज नॉट एबल टू लिबरेट हर सेल्फ कम्प्लीटली। हालांकि ये मेरा ये मानना है कि जो भी इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, कहीं ना कहीं राइटर को उसको एक्सप्लोर करना है, एनालिसिस करना है और ट्रांसेंड भी करना है इफ़ द नीड बी। तो ये कहानी एक पूरा स्कोप दे रही थी मनु भंडारी जी को कि उन नॉर्म से, फर्स्ट लव कॉम्प्लेक्स को ट्रांसेंड करके वो आगे निकल जाती और कोई नई बात कहती। कम से कम दीपा के अंतर मन में वो द्वंद्व दिखा देती कम से कम, तो ऐसा लगता कि एक कदम शायद उस रूढ़िवादी सोच से, जो नारियों पर, मैं ये नहीं कहता कि नारियां उसको स्वीकार करती हैं, किंतु नारियों पर जो मढ़ा जाता है, जो थोपा जाता है कि भाई वो एक के प्रति ही समर्पित हों संपूर्ण जीवन, चाहे वो व्यक्ति उन्हें स्वीकार करे या धुदकार दे, तो कहीं ना कहीं हम उस रूढ़िवादी सोच की झलक हमें न चाहते हुए भी देखनी पड़ती है इस कहानी में। या कहीं ना कहीं ओपन एंडेड रखती कि पाठक सोचता रहता कि या तो वो किसके साथ रहेगी, या दोनों के साथ किसी तरह निभाएगी, या किसी के साथ नहीं रहेगी। एक समालोचक है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने ये बात, ही हैज ट्राइड टू रीड दिस इन द एंडिंग ऑफ द कहानी, जब वो बाहों में भर जाती है और कहती है कि यही सच है, यही सच है, तो वो समालोचक ने कहा कि इतनी बार कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी, यही सच है, शायद ये सच नहीं है। ये कहना चाहती है कि ये सच नहीं है, वरना इतनी बार उसको एम्फेसाइज करके ये कहने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी संजय की बाहों में भरने के बाद कि यही सच है। बिल्कुल, यानी यहाँ पर ये था कि साइकोलॉजिकली तो अब भी वो निशित के साथ है, किंतु प्रैक्टिकली संजय के साथ है। तो ये जो एक ट्विन सच है, तो उसी को वो बार बार रिपीटेटिवली बोल रही है कि यही सच है, निशित हृदय में और बाहों में संजय। हाँ, पर निशित का थोड़ा जवाब उसमें पॉजिटिव आना चाहिए था। वो जिस तरह का जवाब है उसके बाद कोई स्कोप नहीं बचता है, लेकिन फिर भी वो उसको कहीं ना कहीं अपने हृदय में संजोए हुए है कि अगर जवाब आ जाता तो शायद ये तो कलकत्ता लौट जाती। हाँ, क्योंकि इसका जो जिस तरह से इसके जो कमिटमेंट नहीं को, जिस तरह से वो एक तरह से बांदी प्रतीत होती है। वहाँ जब कलकत्ता जाती है तो निशीत की बांदी प्रतीत होती है, अरे भाई कह दो, अरे भाई कह दो, अरे भाई कह दो, और जब वापस आती है तो संजय की बाहों में भर के। तो एक जो इंडिपेंडेंट चरित्र होना चाहिए, स्त्री चरित्र, कहीं ना कहीं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। दीपा प्यार तो करती है, पर प्यार में वो इतना अपने आप को झोंक देती है कि एक तरह से वो बांदी की इमेज सामने आ जाती है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। सिमन डी बोवर जो एक बहुत बड़ी फेमिनिस्ट राइटर हैं, उनके संदर्भ में हम इस कहानी को देखने का प्रयास करें तो उनका जो बोन ऑफ कंटेंशन है पूरी किताब का, वो यही है कि एक फीमेल डज नॉट एक्सेप्ट हरसेल्फ एज अ सब्जेक्ट, जी, she considers herself to be an object even when she is treated as an object by the males, but the irony is she herself treats herself as an object। तो कहीं ना कहीं दीपा भी खुद को एक ऑब्जेक्ट मानती है कि निशित ये कह दे मुझे, वो कह दे मुझे, या संजय ऐसा कर दे मुझे। शी इज़ नॉट अ डूअर, वो सब्जेक्ट नहीं है कहीं कहीं। तो ये जो एक चीज़ है महिलाओं के साथ, तो उससे भी ये कहानी कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ती। जी, और ख़ास करके जो बांदी वाली इमेज मैंने कही, वो अगर आप फिल्म रजनीगंधा देखें, कहानी में तो शायद उतनी उभर के सामने नहीं आई है, लेकिन रजनीगंधा में जिस तरह से वो विद्या सिन्हा आखिरी में डायलॉग कहती हैं और जाती हैं, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो पूरी तरह सरेंडर्ड एक फीमेल का जो इमेज है वो सामने। मुझे नहीं जाना फिर से बम्बई कर दिया गया है उसको कलकत्ता की बजाय, तो मुझे बम्बई नहीं जाना, इस तरह से बिल्कुल बच्चों जैसे वो
कहती है संजय को। तो इस तरह से वो कहीं ना कहीं वही इमेज कहीं ना कहीं रीइंफोर्स हुई है, जबकि हमें उम्मीद ये थी मनु भंडारी जी की कहानी से कि कहीं ना कहीं वो जो 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 रूढ़िगत संस्कार हैं, जो प्रचलित धारणाएं हैं, उनको कहीं आगे बढ़ाया है इस कहानी ने। ज़रूर इतना ही आगे बढ़ाया है कि एक लड़की दो लड़कों के विषय में सोच सकती है। शायद अर्ली 70s में ये भी बहुत था। जी बिल्कुल, चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपने कहानी के अलग अलग पहलुओं पर प्रकाश डाला। और हम सुनने वाले देखने वालों से कहेंगे कि आप इस डिस्कशन को सुने और अपने अभिप्रायों से हमें अवगत कराएं। हम फिर से किसी साहित्यिक कृति को लेकर के चर्चा करने के लिए पुनः एक बार बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार।